जय हिंद दोस्तों। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में नीति शास्त्र के चरण में नीति शास्त्र की कक्षा में मैं अमित कुमार जैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और नीति शास्त्र और ह्यूमन इंटरफेस की जो हमारी यात्रा है, आज उसमें हम कुछ नए पड़ावों को पार करेंगे और इस यात्रा को एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये हमारा दिया गया टॉपिक है। नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध। नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध जिनमें हम व्यापक चर्चा कर चुके हैं और भी अभी कुछ इसके महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण घटक बाकी हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी यात्रा का मुख्य ध्येय, मुख्य तत्व क्या रहेगा, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नीति शास्त्र के आयामों पर बात करेंगे। नीति शास्त्र के आयाम, उसके डायमेंशन क्या हैं, जिन्हें हम पहलू भी कहते हैं। नीति शास्त्र के आयाम कौन कौन से हैं, वो आयामों पर चर्चा करेंगे। नियमात्मक है, व्यवहारात्मक है और तात्विक आयाम। 3 आयाम इसके आते हैं। एक नियमात्मक होता है जिसे नॉर्मेटिव कहते हैं, एक व्यवहारिक होता है जिसे अप्लाइड एथिक्स कहते हैं, और एक तात्विक होता है जिसे आपका तात्विक तत्वों पर जो चर्चा करता है उसे नीति शास्त्र का तात्विक आयाम कहते हैं। ये 3 आयाम नीति शास्त्र के हम पढ़ेंगे और जैसे ही आयाम हमारे समाप्त होंगे तो आयामों के बाद हम अपनी चर्चा में नीति शास्त्र के दृष्टिकोणों पर आ जाएंगे। अगला जो हमारी चर्चा का बिंदु रहेगा वो नीति शास्त्र के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। पहला पहलू रहेगा आयाम, उसके डायमेंशन। दूसरा पहलू रहेगा नीति शास्त्र के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, और नीति शास्त्र के दृष्टिकोणों में हम व्यक्तिवादी दृष्टिकोण देखेंगे कि जिसमें नीति शास्त्र का आधार व्यक्ति होगा। फिर हम वस्तुवादी दृष्टिकोण देखेंगे, व्यक्तिवादी के साथ वस्तुवादी दृष्टिकोण हम देखेंगे जिसमें व्यक्ति नहीं, वास्तु स्थिति, वस्तुनिष्ठ तत्व, उसमें नीति शास्त्र को निर्धारित करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। और एक अंतिम जो दृष्टिकोण होगा वो उपयोगितावादी होगा। हम यहाँ आज की जो चर्चा रहेगी उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा में मुख्य तौर पर पृष्ठभूमि हर प्रश्न में लिखी जाती है। कोई भी लॉन्ग आंसर आप लिखें, कोई भी उत्तर लेखन का काम आप करें, चाहे वो छोटा ही उत्तर हो और बड़ा उत्तर हो, तो पृष्ठभूमि तो लिखनी ही है आपको। तो यहाँ हम आज की क्लास का जो हमारा ध्येय रहेगा, आज की परिचर्चा का ध्येय रहेगा,
उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा बारी बारी से कर रहे। फिर हम पृष्ठभूमि में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की उनको व्यवस्थित रूप से, विस्तृत रूप से आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से क्लियर होती जाएं, कॉन्सेप्ट के लेवल पर भी और लेखन में कहां उनका सदुपयोग करना है उस स्तर पर भी। तो आप शुरुआती 5-7 मिनट हम पृष्ठभूमि में लगाएंगे और बाकी का समय उस पृष्ठभूमि के घटकों को, उसके जितने भी पड़ाव हैं उनको समझाने में हम अपना ऊर्जा और समय व्यय करेंगे। तो यहाँ उपयोगितावादी दृष्टिकोण, 3 दृष्टिकोण नीति शास्त्र के निकल कर आते हैं। एक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति प्रमुख होता है, वस्तुवादी दृष्टिकोण है जिसमें वास्तु स्थिति या वस्तुनिष्ठ तत्वों पर जोर दिया जाता है, और तीसरा नीति शास्त्र का जो दृष्टिकोण निकल कर आता है वो तीसरा नीति शास्त्र का दृष्टिकोण आपका उपयोगिता के आधार पर आता है कि कोई भी सिद्धांत विचार उपयोगिता के स्तर पर कितना सकारात्मक है, कितना उसका प्रभाव है, कितने सकारात्मक परिणाम उसके मिलते हैं, उसकी उपयोगिता के आधार पर उसके दृष्टिकोण का निर्धारण किया जाता है। तो ये हो जाएंगे हमारे नीति शास्त्र के दृष्टिकोण। फिर थोड़ी सी बात हम नैतिकता की विशेषताओं के रूप में कर लेंगे। ये पहला भाग हो जाएगा हमारे चर्चा का, ये दूसरा भाग हो जाएगा हमारी चर्चा का। तीसरे भाग में हम नैतिकता के कुछ बिंदुओं की चर्चा कर लेंगे कि अगर कोई आपसे संक्षिप्त में पूछे कि नैतिकता की विशेषताएं बताइए, तो नैतिकता की कुछ विशेषताएं हम आपको शेयर करेंगे। और साथ में एक चीज जो हम लगातार क्लास में कर रहे हैं कि नैतिकता का संबंध अंतर हमने नीति शास्त्र के साथ बताया था, एक बार चर्चा हम कर चुके हैं। नैतिकता का अंतर हमने विधि या कानून के साथ भी बताया था। और कभी कभी प्रश्न नैतिकता और धर्म में अंतर का भी आ जाता है कि नैतिकता और धर्म में कहाँ अंतर है, धार्मिकता में कहाँ अंतर है, क्योंकि सारी नैतिक चीजें धार्मिक लगती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि धर्म में ही नैतिकता है, नैतिकता की पुट है, पूरा धर्म नैतिकता से आच्छादित है। तो कहीं ये एक ही तो नहीं है कि नैतिकता को ही आप धर्म कह रहे हो, धर्म को ही नैतिकता कह रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और नैतिकता और धर्म में विधिवत रूप से अंतर को स्पष्ट पॉइंटों के माध्यम से हम अपनी यात्रा के दौरान करेंगे कि क्या एथिकल है, एथिक्स है, और क्या धर्म है। दोनों में बड़ा तात्विक अंतर है। जब हम अंतर की बात करेंगे दोनों में बड़ा अच्छा अंतर निकल कर आएगा और आप उत्तर लेखन में उन तत्वों का सदुपयोग कर पाएंगे। फिर अगले पड़ाव के रूप में नीति शास्त्र में नैतिकता और धर्म में अंतर के बाद जो अगला पड़ाव रहेगा वो मानवीय जीवन में नैतिकता, मानवीय जीवन में नैतिकता या नीति शास्त्र कहाँ कहाँ है। इस सिलेबस में भी सीधा दिया गया है मानवीय जीवन में नैतिकता और नीति शास्त्र कहाँ कहाँ है। तो इस पड़ाव में हम थोड़ी लंबी यात्रा करेंगे और बहुत से क्षेत्रों में मानवीय जीवन में नैतिकता को देखेंगे। हम सामाजिक क्षेत्र में नैतिकता देखेंगे, हम धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में नैतिकता को देखेंगे, हम पारिवारिक स्तर पर नैतिकता की पड़ताल करेंगे, हम पारिवारिक स्तर पर नैतिकता की पड़ताल करेंगे, हम नैतिकता के क्षेत्र में नैतिकता देखेंगे, हम पर्यावरण, जो पर्यावरण संकट आज भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर्यावरण में भी नैतिकता को तलाशने का प्रयास करेंगे। और अगर सामाजिक जीवन है तो आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी
आर्थिक और साथ में राजनीतिक जीवन में भी, आर्थिक और साथ में राजनीतिक जीवन में भी नीति शास्त्र का मानव जीवन में सदुपयोग या मानव जीवन में नीति शास्त्र का कहां कहां उपयोग हो रहा है, कहां कहां नीति शास्त्र है। तो हमने आपको बताया है कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक सांस्कृतिक जीवन में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में नीति शास्त्र और नैतिकता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। और नीति शास्त्र जो मानवीय जीवन में है वो इन सारे पहलुओं के अंतर्गत हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। क्लास की पृष्ठभूमि की यात्रा में नीति शास्त्र के आयाम, नीति शास्त्र का दृष्टिकोण, नीति शास्त्र के 3 आयाम, नीति शास्त्र के 3 दृष्टिकोण, नैतिकता की विशेषताएं और फिर नैतिकता और धर्म में अंतर, नैतिकता और धर्म में क्या क्या अंतर हैं उनको हम बताएंगे। हालांकि एक सामान्य सी बात प्रचलित है कि नैतिकता और नीति शास्त्र के बारे में सामान्य सी एक बात प्रचलित है कि जब आप किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो जो आपका व्यवहार होता है वो नैतिकता वाला होता है, लेकिन जब आप किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो आप जो व्यवहार करेंगे वही नीति शास्त्र है। जो आप व्यवहार करेंगे अपरिचित व्यक्ति से वह नीति शास्त्र कहलाएगा, नीति शास्त्र की संज्ञा उसको दी जाएगी। परिचित व्यक्ति से तो ऑब्वियसली अच्छे से बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, शिष्टाचार से बात करेंगे, जरूरी नहीं कि अपरिचित व्यक्ति से भी वैसे ही पेश आया जाए। लेकिन नीति शास्त्र एक खींचा हुआ खाका है, सैद्धांतिक ढांचा है जो आपको बताता है कि हमें परिचित या अपरिचित सभी से अच्छा मिलनसार व्यवहार करना चाहिए। तो नीति शास्त्र में एक लाइन जो बहुत चर्चित है, नैतिकता और नीति शास्त्र को डिफाइन करती है कि जब आप किसी परिचित व्यक्ति से मिलते हैं और आप जो व्यवहार करते हैं वो नैतिकता कहलाता है। परिचित जाने पहचाने व्यक्ति से व्यवहार करते हैं वो नैतिकता की श्रेणी में आता है। और जब आप किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं और जो व्यवहार करते हैं वो नीति शास्त्र की परिधि में आता है। तो नीति शास्त्र के कुछ पहलू, नीति शास्त्र का धर्म में अंतर और फिर अंतिम पड़ाव के रूप में नीति शास्त्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नीति शास्त्र की उपयोगिता, नीति शास्त्र कहाँ कहाँ है, सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र है जिस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र है, राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र है, धार्मिक जीवन में नैतिकताएं हैं, पारिवारिक जीवन में पारिवारिक मूल्य हैं, पारिवारिक नैतिकताएं हैं, पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है, पर्यावरण के प्रति हमारी नैतिकताएं हैं, पर्यावरण के में भी नीति शास्त्र है। तो यहाँ सब क्षेत्रों में हम नीति शास्त्र और नैतिकता की चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र और नैतिकता की चर्चा हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और अंत में जो बात हम करेंगे अपनी यात्रा के, तो उसमें निजी और सार्वजनिक जीवन में, निजी एवं सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का सदुपयोग या प्रयोग, निजी और सार्वजनिक जीवन में। निजी जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है नैतिकता की, उसके कुछ पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, और सार्वजनिक जीवन में क्या उपयोगिता है नैतिकता की, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर इस चर्चा को हम आज की यात्रा को विराम देके फिर अगला पड़ाव जो हमारा रहेगा ह्यूमन इंटरफेस का, उसमें हम अगले पड़ाव में मानवीय मूल्यों पर चर्चा करेंगे। आप पहले से तैयार रहना, हम क्रमबद्ध तरीके से
तार्किक तरीके से अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, मीन्स की मांग के अकॉर्डिंग यहाँ पूर्ति करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और मानवीय मूल्य जो अगले पड़ाव में रहेंगे, और इन मानवीय मूल्यों के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो मूल्यों की परिभाषा, मूल्य होते क्या हैं, मूल्यों के प्रकार, जो कुछ आधारों पर 2-3 प्रकार के होते हैं, मूल्यों की विशेषताएं क्या हैं, और मूल्यों को विकसित करने के कारक क्या हैं, और फिर इन्हीं में कुछ महान व्यक्तित्वों के माध्यम से हम मानवीय मूल्यों और उनके आदर्शों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है। आप सिलेबस देखें यूपीएससी का, तो उस यूपीएससी के सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्यों के अंतर्गत ही ध्यान रखना, मानवीय मूल्य महान व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति जिनके आदर्श और प्रेरणा हम मानवीय मूल्यों के रूप में समझेंगे। और यही इस यूनिट के अंत में बताया गया है कि मानवीय मूल्यों को विकसित करने में, मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका, पाठशाला की भूमिका, समाज की भूमिका, इन क्षेत्रों की क्या क्या भूमिका मानवीय मूल्यों को विकसित करने में है। तो ये पूरा चरण हमारा इस मानवीय मूल्यों को समर्पित रहेगा। अब हम शुरू करते हैं आज की उस पृष्ठभूमि वाली यात्रा को, जिसको हमने आपके सामने डिफाइन किया था। एक एक चीज को बारी बारी से, क्रम से हम समझाते चलेंगे अपनी यात्रा में। एक एक चीज को बारी बारी से, क्रम से समझाते चलेंगे। ये नीति शास्त्र के आयाम, नीति शास्त्र के आयाम, ध्यान रखना, नीति शास्त्र के आयाम ये है कि कौन सी बात नैतिक है, अनैतिक है, किस बात को, तत्व को, सिद्धांत को हम नैतिक मानते हैं, अनैतिक मानते हैं, इनको मानने का आधार क्या है, इनको किन आधारों पर हम नैतिक या अनैतिक मानते हैं, उन आधारों की चर्चा नीति शास्त्र के आयामों में, डायमेंशन में की जाएगी। क्या कुछ ऐसे नियम हैं, आचार विचार हैं जो पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त हैं नैतिकता के रूप में, नीति शास्त्र के रूप में? ऐसी कुछ बातें हैं जो पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। तो यहाँ उस आयामों की पृष्ठभूमि में यही बात है कि कौन सी बात नैतिक है, कौन सी अनैतिक है, उनको नैतिक अनैतिक करने वाले, निर्धारित करने वाले आधार क्या हैं, उन आधारों को जानना, समझना कि किस आधार पर हम किसी बात को, किसी सिद्धांत को नैतिक कह देते हैं, उचित कह देते हैं, या अनैतिक या अनुचित कह देते हैं। और कुछ क्या ऐसी बातें हैं, सिद्धांत हैं जो पूरी दुनिया में नैतिकता का पैमाना माने जाते हैं। तो इन्हीं को डिफाइन करने के लिए नैतिकता के 3 आयाम की बात की गई है। और पहला आयाम जो है वो नियमात्मक नीति शास्त्र है, जिसे नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं। पहला जो आयाम है वो नियमात्मक है। नॉर्मेटिव एथिक्स। दूसरा जो है वो व्यवहारिक है, अप्लाइड एथिक्स। तीसरा तात्विक, तात्विक आयाम है। तीसरा तात्विक आयाम है, और उस तात्विक आयाम को हम मेटा एथिक्स कहते हैं। तात्विक आयाम को मेटा
एथिक्स कहते हैं। तो आयामों की हमने पृष्ठभूमि बताई, जिसे डायमेंशन कहते हैं। पहलू भी कहते हैं। किसी भी घटना को देखने के, किसी भी स्थिति को देखने के अनेक आयाम होते हैं, अनेक पहलू होते हैं। ऐसे ही नीति शास्त्र के कुछ आयाम निर्धारित किए गए हैं। उनमें पहला नियमात्मक आपका नीति शास्त्र या नॉर्मेटिव एथिक्स है, जिसमें नीति शास्त्र संबंधी नियमों को एक नियमावली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो भी नीति शास्त्र संबंधी, नैतिकता संबंधी नियम हैं, सिद्धांत हैं, तरीके हैं, उनको नियमों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें नियमात्मक एथिक्स, उन्हें नियमात्मक नीति शास्त्र या नॉर्मेटिव एथिक्स कहा जाता है। और ये नियम नैतिकता की पुटलिए होते हैं, अपने साथ नैतिकता का सार तत्व लिए होते हैं। और ये नियमात्मक नीति शास्त्र के नियम मानव का मानवीय संबंधों को निभाने में, सामाजिक जीवन जीने में, व्यवहार करने में मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं, या मार्गदर्शक की भूमिका ये नियमात्मक नीति शास्त्र के कुछ नियम, जिन्हें सिद्धांत, जिन्हें एक नियमावली का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, उनकी एक कहते हैं व्यवस्थित व्यवस्था कर दी गई है, उन्हें संगठित स्वरूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। और वो नियमावली आदर्श रूप में उपस्थित रहती है और मानवीय जीवन में, मानवीय व्यवहारों में मार्गदर्शन की भूमिका निभाती है। जैसे ही हम नियमात्मक नीति शास्त्र के उदाहरणों की बात करेंगे तो हो सकता है आपके सामने उसकी पिक्चर क्लियर हो जाए। नियमात्मक नीति शास्त्र में हम बात करते हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ये नियमात्मक नीति शास्त्र का उदाहरण है। जैन धर्म के पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यहां हम इतिहास की बात नहीं कर रहे, लेकिन नियमों में प्रस्तुत कर दिया गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने 5 व्रतों को इकट्ठा करते हुए पंच महाव्रत व्यवस्था प्रस्तुत की, नियमावली प्रस्तुत की, और उस नियमावली के माध्यम से जैनों को आचरण करने की प्रेरणा दी, जो कि नीति शास्त्र का एक आयाम बन जाता है, जिसे नियमात्मक नीति शास्त्र कहते हैं। उसके अनुसार जैन धर्म अनुयायी आचरण करेंगे, अनुसरण करेंगे उसका, और उन नियमों के अनुसार चलेंगे। इसे ही नियमात्मक नीति शास्त्र बोला जाएगा, जो कि नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण आयाम है। वो जैन सत्य का व्यवहार करेगा, अहिंसा का पालन करेगा, अस्तेय चोरी नहीं करेगा, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक चीजों का परिग्रह नहीं करेगा,
और ब्रह्मचर्य संयम व्रत को लेकर उनका पालन करेगा। ये नियमात्मक आयाम जो नीति शास्त्र के हैं उसका एक उदाहरण मात्र है। उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मात्र हमने लिया है। और ऐसे ही अष्टांगिक मार्ग है, ऐसे ही नियमात्मक नीति शास्त्र में भागवत गीता का निष्काम कर्म योग है। भागवत गीता का निष्काम कर्म योग ये भी इसी श्रेणी में आता है। जो भी नीति शास्त्र संबंधी नियमों की व्यवस्थित व्यवस्था नियमों के रूप में बना दी गई है उसे नियमात्मक नीति शास्त्र कहा जाता है। नियमात्मक नीति शास्त्र के उदाहरण में निष्काम कर्म योग भी है, उपयोगितावाद भी है, पंच महाव्रत भी है और जैन धर्म का पंच महाव्रत भी है, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग भी है, गांधी का साधन और साध्य की पवित्रता भी है, सत्याग्रह भी है। गांधी ने जो अपने नियमावली बनाकर प्रस्तुत किए, अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जिन भी सिद्धांतों आचरणों को उन्होंने अप्लाई किया, लागू किया, उन्हें सत्य अहिंसा अस्तेय सत्याग्रह कहा जाता है। वह भी नियमात्मक नीति शास्त्र का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये हो गया आपका नियमात्मक नीति शास्त्र। और अब हम बात करते हैं व्यवहारिक नीति शास्त्र की, जिसे अप्लाइड एथिक्स कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं नीति शास्त्र के आयामों की, और नीति शास्त्र के आयामों में अगला पड़ाव व्यवहारिक नीति शास्त्र है, अप्लाइड एथिक्स है। अप्लाइड एथिक्स है। तीसरा जो होगा वो तात्विक होगा, तात्विक नीति शास्त्र, जिसे मेटा एथिक्स कहा जाएगा। हमने जो आपको नियमात्मक नीति शास्त्र समझाया पहला, वो हिस्ट्री के कुछ उदाहरणों को लेकर समझा, जो आपके सामने उपलब्ध हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। व्यवहारिक नीति शास्त्र किसे कहते हैं? जिन नीति शास्त्र या नैतिकता के नियमों को हम व्यवहारिक जीवन में अपनाकर, व्यवहारिक जीवन में उनका व्यवहार करके, उन्हें अपने जीवन में अपना के, उनके परिणामों को जान के, उनकी उपयोगिता जान के, उनके उचित अनुचित होने वाले परिणामों को जान के जिस नीति शास्त्र का हम नाम लेते हैं, जिस नीति शास्त्र के आयाम की हम बात करते हैं, वह व्यवहारिक नीति शास्त्र कहलाता है। और व्यवहारिक नीति शास्त्र के क्षेत्र में व्यवहारिक जीवन में जो भी घटनाएं हैं, व्यवहारिक जीवन में जो भी घट रहा है, उन सब का हम अगर आकलन करते हैं, उन सब का चिंतन हम करते हैं, उन सब का मनन करते हैं, उनके बारे में जब हम बात करते हैं, उनको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, तो वो सारी चीजें व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे इच्छा मृत्यु, समलैंगिक विवाह, इच्छा मृत्यु, समलैंगिक विवाह, गर्भ धारण करना या गर्भ धारण नहीं करना, गर्भपात जिसे कहते हैं, यौन संबंधी समस्याएं, सेक्सुअल, तो ये सारी चीजों में जो नीति शास्त्र के सिद्धांत लागू होंगे उसे
हम व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत ही समझने का प्रयास करेंगे और व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक नीति शास्त्र का ये एक आयाम है, ये एक पहलू है। एक पहलू नियमात्मक था, दूसरा पहलू व्यवहारात्मक है, तीसरा पहलू तात्विक रहेगा। मेटा एथिक्स आयाम में तीसरा पहलू जो रहेगा वो तात्विक रहेगा और वह नैतिकता के नीति शास्त्र के तत्व की चर्चा करता है, उस घटक के तत्व की चर्चा करता है। ये व्यवहारिक बाद जो है वो उसके उचित अनुचित की बात कर रहा था, नियमात्मक जो था वो नियमों के संग्रह की बात कर रहा था, लेकिन ये उसके तत्व की चर्चा को प्रस्तुत करेगा। इसे तात्विक नीति शास्त्र कहते हैं। ये कहेगा कि आखिर नीति शास्त्र का आधार क्या है, नीति शास्त्र की तात्विक विवेचना प्रस्तुत करेगा। ये तात्विक आयाम जिसे मेटा एथिक्स कहते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल, जो कई देशों में मान्य है और कई देशों में आज भी मान्यता प्राप्त नहीं है। कई देश मृत्युदंड को लागू किए हैं और कई देशों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया और कई देशों में आज भी उसको लागू करने का विरोध होता है। जब मानव को जन्म देने का अधिकारी आप नहीं हैं, ईश्वर है, तो मानव के प्राण लेने के अधिकारी आप कैसे हो? भारत में भी मृत्युदंड को बंद करने के, मृत्युदंड को समाप्त करने के प्रयास किए जाते हैं कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा, जो बोलते हैं कि मानव को अगर जन्म आपने नहीं दिया तो उसके प्राण लेने का अधिकार आपको नहीं है। लेकिन विधि और कानून, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अराजकता ना फैले, उसके लिए कहते हैं दंड के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है। तो यहां अगर हम नीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक और तात्विक के रूप में उसकी चर्चा करेंगे तो व्यवहारिक नीति शास्त्र मृत्युदंड के उचित अनुचित पक्षों पर जोर देगा कि मृत्युदंड क्यों दिया जाना चाहिए और मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन तात्विक नीति शास्त्र जो है वो मृत्युदंड की तात्विक विवेचना करेगा। ये जो मृत्युदंड को उचित अनुचित कहेगा वो उपयोगितावाद है, व्यवहारवाद है। लेकिन जो तात्विक है, जो तात्विक नीति शास्त्र है, वो मृत्युदंड के उचित अनुचित आधारों की बात कर, वो उचित अनुचित पक्षों पर नहीं जाएगा, वो उनके उचित अनुचित आधार जो हैं उनकी चर्चा प्रस्तुत करे। उचित अनुचित पे बात नहीं करेगा कि मृत्युदंड दिया जाए और ना दिया जाए, लेकिन हाँ मृत्युदंड उचित है उसके आधार, मृत्युदंड अनुचित है उसके आधार, उस तत्व पे चर्चा प्रस्तुत करेगा, तात्विक चर्चा प्रस्तुत करेगा। तो ये नीति शास्त्र का तीसरा आयाम कहलाएगा, जिसे मेटा एथिक्स या तात्विक नीति शास्त्र कहा जाएगा। नीति शास्त्र के तीन आयामों पर हमने चर्चा की। नियमात्मक नीति शास्त्र, नियमात्मक नीति शास्त्र नॉर्मेटिव एथिक्स, व्यवहारात्मक नीति शास्त्र अप्लाइड एथिक्स और तात्विक नीति शास्त्र मेटा एथिक्स। अब हम नीति शास्त्र के दृष्टिकोणों की बात कर लेते हैं कि नीति शास्त्र के कुल दृष्टिकोण कितने हैं, और वो तीन दृष्टिकोण हैं नीति शास्त्र के। नीति शास्त्र के तीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं, एक तो व्यक्तिवादी, वस्तुवादी और आपका कहते हैं व्यक्तिवादी, वस्तुवादी और उपयोगितावादी। तीन दृष्टिकोणों की चर्चा हम यहां करेंगे। नीति शास्त्र के दृष्टिकोण, सबसे पहले हमने नीति शास्त्र के
आयामों की बात कर ली। हो सकता है पहले की कुछ चर्चा में हम नीति शास्त्र के दृष्टिकोण बता पाए हों, और हो सकता है हमने उनकी संक्षिप्त चर्चा की हो, लेकिन यहां हम एक विस्तृत चर्चा नीति शास्त्र के दृष्टिकोणों की कर लेते हैं। 3 आधार या 3 विजन नीति शास्त्र के दृष्टिकोण होते हैं। पहला तो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण होता है, दूसरा जो दृष्टिकोण होता है वो वस्तुवादी होता है, और तीसरा जो होता है वो उपयोगितावादी होता है। ये भी नीति शास्त्र की चर्चा में, नैतिकता की चर्चा में, मानवीय सहसंबंधों की चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। जैसे आयाम महत्वपूर्ण है, नीति शास्त्र के निर्धारक कारक महत्वपूर्ण है, वैसे ही नीति शास्त्र के 3 दृष्टिकोण भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जिन पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में चर्चा करेंगे व्यक्तिवादी नीति शास्त्र। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों के अनुसार नैतिकता की परिभाषा, अवधारणा निर्धारित करेगा कि व्यक्ति के लिए कोई चीज कितनी नैतिक है और कितनी नैतिक नहीं है, अनैतिक है, उचित है, अनुचित है। इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत पर्सनल विचारधारा का महत्व हो, और वह व्यक्ति अपनी नैतिकताएं स्वयं निर्धारित करे। वो उसकी आंतरिक प्रेरणा होगी, उसका सहज सरल निर्णय होगा। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव बाहरी नहीं होगा, वो उसकी व्यक्तिगत नैतिकताएं हैं। बस इसमें यह है कि कभी कभी व्यक्तिगत नैतिकताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, व्यक्तिगत नैतिकताओं में मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य नैतिक है और वही कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नैतिक नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए तो नैतिक है और किसी व्यक्ति के लिए वह कार्य नैतिक नहीं है। मान लो 2 पड़ोसी, 3 पड़ोसी साथ में हैं, और पड़ोसियों में संबंध भी होते और मतभेद भी होते हैं। एक पड़ोसी की तो मित्रता है और एक पड़ोसी की बुराई है। भारत की मित्रता नेपाल से है और पाकिस्तान और चीन से बुराई है, ध्यान रखना आप। लेकिन अगर भारत पर संकट आया तो मित्र तो उसकी मदद करेगा, लेकिन जो शत्रु राष्ट्र है उसके लिए वो मदद वाला पहलू जो है वो नैतिकता नहीं होगा। तो यहां नैतिकता में व्यक्तिगत राय, हमने व्यक्ति की जगह राष्ट्र बता दिया। व्यक्ति भी रख सकते हैं, आपके 2 पड़ोसी हैं, एक की मित्रता एक की शत्रुता है, इसका एक्सीडेंट हो गया तो ये इसकी मदद करना इसके लिए नैतिक रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति भी मदद करे तो उसके लिए नैतिक रहे। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो नैतिक है वो इसके लिए नैतिक नहीं है। मतलब ये व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। व्यक्ति व्यक्ति के लिए ये दृष्टिकोण अलग होता है। किसी के लिए कोई सिद्धांत घटना नैतिक है और किसी के लिए वो सिद्धांत और घटना उतना नैतिक नहीं है। ठीक है, बहुत सी घटनाएं हैं जहां पर व्यक्ति विशेष की दृष्टिकोण के आधार पर नैतिकता के पैमाने तय किए जाते हैं। बहुत से मुद्दे हैं। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के बाद वस्तुवादी दृष्टिकोण। वस्तुवादी दृष्टिकोण, ध्यान रखना, वस्तुवादी दृष्टिकोण ये वास्तु स्थिति
यहां व्यक्ति नहीं, परिस्थितियां व्यापक रूप में, वास्तु स्थिति, परिस्थिति, कार्य कारण, घटनाक्रम, किसी भी घटना को नैतिक या अनैतिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। और इसी वास्तु स्थिति के कारण, वास्तु विवेचना के कारण कोई भी सिद्धांत घटना नीति शास्त्र के दायरे में आती है। यहां व्यक्ति की व्यक्तिगत राय का कोई महत्व नहीं होता है। व्यक्ति की पर्सनल जो राय है उसका महत्व नहीं है। वास्तु स्थिति कैसी है, यथार्थ क्या है, यथार्थ क्या कहता है, क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है, और यथार्थ वास्तु स्थिति जो कहेगी वही नीति शास्त्र या नैतिकता माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, अन्याय होगा तो सबको दिखेगा यार, हमें भी दिख रहा है अन्याय हो रहा है। वास्तु स्थिति सबके लिए एकदम सी स्पष्ट रहती है। जो वस्तु नीति शास्त्र है व्यक्ति नीति शास्त्र से वो अलग है। वास्तु नीति शास्त्र जो है या वस्तुवादी दृष्टिकोण जो नीति शास्त्र का है वो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से काफी अलग रहेगा और वास्तु स्थिति पर, यथार्थ स्थिति पर वह निर्भर करेगा। फिर आ जाते हैं उपयोगितावादी दृष्टिकोण, नीति शास्त्र का उपयोगितावादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण उपयोगिता के आधार पर नैतिकताओं का निर्धारण करता है। पहला व्यक्ति के आधार पर पर्सनल, फिर वास्तु स्थिति के आधार पर दृष्टिकोण, देखने का दृष्टिकोण किसी घटना को, और तीसरे में उसकी उपयोगिता, उसके परिणाम सकारात्मक हैं कि नकारात्मक है, उसकी उपयोगिता का दृष्टिकोण कि कोई सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत विचार, उसकी उपयोगिता कहां तक है, उसके परिणाम कहां तक सकारात्मक प्राप्त हो रहे हैं। वो परिणामों की उपयोगिता का दृष्टिकोण उपयोगितावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यहां 3 प्रकार के दृष्टिकोणों की हमने बात की और उपयोगितावादी दृष्टिकोण में 2 पार्ट होते हैं, एक परिणाम के सापेक्ष और एक परिणाम के निरपेक्ष होता है। कांट, इमैनुअल कांट और भागवत गीता परिणाम के निरपेक्ष उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं, जबकि अनेक विद्वान जो हैं वो उपयोगितावाद का परिणाम के सापेक्ष विचार में समर्थन करते हैं कि अगर कोई भी कर्म किया जा रहा है तो उसके परिणाम सकारात्मक निकलना चाहिए, कर्म का फल मिलना ही चाहिए। लेकिन जो परिणाम निरपेक्ष हैं वो कहते हैं कि कर्म वश किए जाएं, उनके परिणामों की इच्छा ना की जाए। ईश्वर ये नहीं देखता कि आप अच्छे काम कर रहे हैं कि बुरे काम कर रहे हैं, ईश्वर तो बस ये देखता है कि आप कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर, आप कर्मठ हैं कि नहीं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कर्म में लीन है कि नहीं। परिणाम कुछ भी हो उसका, परिणाम उसका जो भी हो वो परिणाम निरपेक्ष और भागवत गीता का निष्काम कर्म इस पर 100% खरा उतरता है, जो कहता है कर्म कर और फल की इच्छा न कर। कांट भी किसी प्रकार के परिणाम निरपेक्ष
उपयोगितावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। लेकिन और भी विद्वान हैं, पश्चिम के भी हैं, भारत के विद्वान भी हैं, जो उपयोगिता के सापेक्ष में, परिणाम के सापेक्ष में, कि अगर कर्म किया जा रहा है तो उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने ही चाहिए, तब वाकई उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। यहां उपयोगितावादियों में थोड़ा विचार भेद, मतभेद आ जाता है, और दो प्रकार के उपयोगितावादी दृष्टिकोण में विभाजन या मतभेद हमें दिखाई देते हैं। एक आपका परिणाम सापेक्ष उपयोगितावाद और एक परिणाम निरपेक्ष उपयोगितावाद, जिसको हमने भागवत गीता के निष्काम कर्म के माध्यम से समझाया। जो भागवत गीता भी यूपीएससी के सिलेबस में, स्टेट पीएससी के सिलेबस में शामिल की गई है, जो कर्तव्य की, कर्म की, कर्मठता की वकालत करती है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, कर्म में तो जुट, संघर्ष तो कर, कर्म का त्याग मत कर, आलसी मत बन, निर्कमठ मत बन, कर्म में जुटा रहे। तो दो प्रकार के दृष्टिकोण यहां पर, अब हमने तीन प्रकार के दृष्टिकोणों की बात की। एक व्यक्तिवादी पर्सनल दृष्टिकोण होगा नैतिकता का, एक वस्तुवादी व्यक्ति से हटकर वास्तु स्थिति, जो भी कारक, पूरी परिस्थिति जो भी है उसके हिसाब, यथार्थ के हिसाब से दृष्टिकोण, और तीसरा उपयोगितावादी दृष्टिकोण। और अब यहां हम नैतिकता की कुछ बातों को देख लेते हैं, और फिर नैतिकता और धर्म में अंतर को हम समझेंगे। जब हमने बताया था कि नैतिकता और नीति शास्त्र में अंतर है, नैतिकता और विधि में अंतर है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और नैतिकता और धर्म में भी बहुत अंतर है। कई लोग कहते हैं कि जो नैतिक है वही तो धर्म है, और धर्म में केवल नैतिक चीजें हैं और कुछ अनैतिक है ही नहीं। लेकिन अगर आप बारीक नजर डालेंगे तो धर्म और नैतिकता में बड़ा अंतर आपको मिलेगा। नैतिकता की कुछ पहले विशेषताएं देख लेते हैं। ये आंतरिक चेतना के आधार पर होती है। नैतिकता कहते हैं व्यक्ति के विवेक से उत्पन्न होती है। नैतिकता में अंतरात्मा की आवाज होती है। नैतिकता या नैतिक मूल्य सभी लोगों द्वारा स्वीकार होते हैं। नैतिकता में तर्क और विवेक होता है। नैतिकता वह और समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। नैतिकता में विवेक का पुट होता है। नैतिकता का संबंध इसी लोक से होता है। नैतिकता आंतरिक होती है, अंतर्मन से होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है, तर्क आधारित होती है, विवेक सम्मत होती है। हाँ, नैतिकता परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। ये नैतिकता की कुछ विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, जो नैतिकता को कुछ शब्दों में प्रस्तुत करती हैं। लेकिन अब हम यहां नैतिकता और धर्म में अंतर को देखते हैं। हम पहले नैतिकता वर्सेस नीति शास्त्र देख चुके हैं, यहां हम चर्चा नहीं करेंगे, फिर से गुंजाइश नहीं है। हम नैतिकता वर्सेस लॉ, विधि देख चुके हैं, विद डायग्राम बताया था, नीति शास्त्र को ऐसे बनाया था और अंदर नैतिकता को बनाया था। यहां हमने नैतिकता बनाई थी और साथ में हमने विधि बनाई थी, और दोनों को चार्ट से, डायग्राम के माध्यम से समझाया था। यहां धर्म और नैतिकता में कुछ अंतर बताने का प्रयास हम आपको करेंगे कि धर्म और नैतिकता में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। और धर्म और नैतिकता में जो अंतर हैं उनमें देखेंगे बेसिक अंतर कि ये मानव केंद्रित है,
इसके केंद्र में मानव है, जबकि इसके केंद्र में ईश्वर या भगवान। इसका सार तत्व हमने बताया था, उचित कर्तव्य। नीति शास्त्र के सार तत्वों में जब हमने कल चर्चा की थी, पहले चर्चा की थी, तो उचित कर्तव्य बताया था। इसमें सार तत्व आस्था है। ध्यान रखना, यहां पॉइंटों के रूप में आप लिखेंगे तो आपका लेखन कौशल दिखाई देगा। यहां मानव केंद्रित है, यहां ईश्वर या भगवान केंद्रित है। उचित कर्तव्य विश्व का सार तत्व है, आस्था इसका सार तत्व है। ये मानव की पूर्णता को बताता है, पूर्णतावादी मानव को बताता है। तब तो नैतिकता की बात करता है, लेकिन यहां ये धर्म मानव की अपूर्णता को बताता है। तब तो पूर्ण होने के लिए ईश्वर के पास जाता है। कहते भी हैं लोग, हम तो अधूरे हैं यार, भगवान के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब भगवान से हमारा मिलन होगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, तभी हम पूर्ण होंगे। अभी तो हम अपूर्ण हैं। तो धर्म जो है वो अपूर्णता की बात करेगा। अपूर्णता है मानव के मन में, इसलिए पूर्ण होने के लिए ईश्वर के पास। जबकि नैतिकता अपने आप में पूर्णता की बात करती है, उसके केंद्र में मानव है, उसके केंद्र में भगवान है। ये उचित कर्तव्य उसका सार तत्व है, इसका सार तत्व है। आपका धर्म का सार तत्व आस्था है। इसका केंद्रीय भाव शुभ होगा, केवल शुभ, शुभ। और इसका केंद्रीय भाव धर्म का सत्यम शिवम सुंदरम हो। सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। बारी बारी से हम इनके अंतरों को डिफाइन करते जा रहे हैं। इसका प्रमुख जो होगा वो शुभ होगा, इसका प्रमुख ध्येय जो होगा वो सत्यम शिवम सुंदरम होगा। नैतिकता पूरे विश्व में सभी जगह पर नैतिकता के विचार, सिद्धांत, नियम लगभग लगभग समान होंगे, लेकिन धर्म के सिद्धांत, नियम, विचार हो सकता है एक ही जगह पे अलग अलग हो। आप देखते हैं भारत में हिंदू धर्म में कितने विचार हैं, मुस्लिम धर्म में कितने विचार हैं, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो धर्म में विचार एकता, सिद्धांत की साम्यता हो सकता है, संभव हो कि वो एक ना हो, अलग अलग हो। लेकिन जो नैतिकता संबंधी पैमाने, जो मापदंड है, झूठ बोलना पाप है, सदा सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की रिस्पेक्ट करना चाहिए, दान करना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए। ये भारत में भी एक से है और कनाडा में भी एक से है। भारत में भी लंगर लगता है, कनाडा में भी लंगर है, ब्रिटेन में भी लंगर की व्यवस्था है। भोजन दान करना सब जगह अच्छा माना जाता है। बड़ों की रिस्पेक्ट करना भारत में तो है ही, पूरी दुनिया में माना जाता है। महिलाओं का सम्मान, महिला सशक्तिकरण पूरी दुनिया में समान है। तो जो नैतिकता के पैमाने हैं, धर्म और नैतिकता में अंतर को देखते हुए जब हम डिफाइन कर रहे हैं, तो जो नैतिकता के पैमाने हैं, ध्यान रखना, वो सारी जगह पर समान रहेंगे, लेकिन धर्म के पैमाने, सिद्धांत, आचार व्यवहार अलग अलग रहेंगे, होते भी हैं, स्थिर नहीं होते। अच्छा, और एक बहुत बड़ी चीज, नैतिकता में कट्टरता की कुट नहीं है। जो नैतिकता रहेगी वो कट्टर, एकदम रूढ़ स्वरूप में नहीं रहेगी। लेकिन धर्म में कभी कभी अच्छे पक्ष के रूप में उसके बहुत से पक्ष, लेकिन बुराई के रूप में उसमें कट्टरता कभी कभी आ जाती है। और आप देखते भी धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता
हाँ, वो धर्म का नकारात्मक पहलू है साहब, तो यहां हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन नैतिकता तो बिल्कुल मानव का स्वभाव, मानव सेवा, मानव भलाई, वसुदेव कुटुंबकम जो हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म की विशेषता है। हालांकि वो बहुत सी चीजें नैतिक भी हैं, धर्म में बहुत सी चीजें नैतिक भी हैं, लेकिन कुछ चीजें नैतिकता से अलग भी हैं, और ये अंतर है नैतिकता में और धर्म में। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि जो धर्म है वही तो नैतिक है, या जो नैतिक है वही उसी चीज को धर्म बना दिया। नहीं, धर्म और नैतिकताओं में बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा है, और वो एक व्याख्या के माध्यम से हमने आपके सामने क्लियर करने का प्रयास किया। अब हम मानवीय जीवन में, मानवीय क्रियाकलापों में नैतिकता के प्रयोगों को देखेंगे कि नैतिकता कहां कहां है, किन किन क्षेत्रों में नैतिकता है, उन सब का हम बात करेंगे। तो नैतिकता मानवीय जीवन में, मानवीय व्यवहारों में नैतिकता कहां कहां है, मानवीय क्रियाकलापों में कहां कहां पर नैतिकता आती है, उन सब की बात हम एक एक करके करेंगे। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, और ये नीति शास्त्र मानवीय क्रियाकलापों में औचित्यपूर्ण है, अनौचित्यपूर्ण नहीं है। इनकी प्रासंगिकता है, इनका औचित्य है, इसीलिए इन्हें पढ़ा जा रहा है। सामाजिक जीवन में भी औचित्य है, पारिवारिक जीवन में भी नैतिकताओं का औचित्य है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी नैतिकता का औचित्य है, राजनीतिक क्षेत्र में भी नैतिकता का औचित्य। हालांकि सारे क्षेत्रों में नैतिकता विलुप्त होती जा रही है, नैतिकता समाप्त होती जा रही है, नैतिक मूल्य खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन आप इनकी प्रासंगिकता को, इनकी इंपॉर्टेंस को नकार नहीं सकते। प्रत्येक मानवीय जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में नीति शास्त्र की उपस्थिति है, और यही नीति शास्त्र मानव को प्रेरणा देती है अच्छा कार्य करने की, सत्य पे अडिग रहने की, झूठ से लड़ने की, भ्रष्टाचार से लड़ने की, सदाचार के आचरण की, सदा सत्य बोलने की, ईमानदारी की, पारदर्शी स्वभाव की, दया की। ये सारे नैतिक मूल्य हैं जिनकी चर्चा हम आगे पड़ाव में करेंगे। मूल्य क्या है? मानवीय मूल्य। तो नैतिकता ही इन मूल्यों की प्रेरणा हमें हमारे जीवन में देती है, और इस जीवन संघर्ष में हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। बार बार हारने के बाद भी सत्य प्रेरणा देता है हमेशा, कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। रामायण जैसे धार्मिक आख्यान, दशहरा जैसा पर्व हमें हमेशा प्रेरणा देता है कि सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। भागवत गीता जैसा धार्मिक ग्रंथ, नियमात्मक जो नीति शास्त्र, नियमात्मक नीति शास्त्र का जो उदाहरण है, वो हमें कर्म करने की, जटिल से जटिल परिस्थितियों में कर्म करने की प्रेरणा देता है। यही तो महत्व है नीति शास्त्र, हमारे जीवन में इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो हमारे जीवन को जीवंत बनाए रखने की प्रेरणा देता है बुरी से बुरी परिस्थिति में। उदाहरण है, अभी उदाहरण है इसके साथ, भारतीय मूल की एक महिला, जो भारतीय मूल की एक महिला सुनीता विलियम्स, कहते हैं नीति शास्त्र में करंट के उदाहरणों को जोड़ना चाहिए। यूपीएससी के एस्पिरेंट टॉपर्स हमेशा इस बात को कहते हैं कि उन्हें इथिक्स में मार्क्स अच्छे इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने करंट के उदाहरणों का युक्ति युक्त सदुपयोग किया।
और अभी बहुत बड़ा उदाहरण है नीति शास्त्र का, नैतिकता का, मानवीय मूल्यों का। एक भारतीय मूल की महिला 286 दिन बाद, लगभग 9 महीने बाद गई थी 8 दिन 9 दिन की यात्रा को अपने साथी के साथ। 8-9 दिन की यात्रा को गई थी और यात्रा देखो कितने दिन की होगी, लेकिन साहब धैर्य नहीं खोया, वापस लौटने की प्रेरणा नहीं खोई। अंतरिक्ष में, हवा में रही अंतरिक्ष, हालांकि वहां स्पेस जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहां पर जीवित रहने की सारी संभावना है, सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वापसी टलती जा रही थी। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने वापसी की, बहुत समय बाद। और गर्व की बात तो यह है कि वो भारतीय मूल की अमेरिकी है और उन्होंने अपने धैर्य को, लौटने की उम्मीद को छोड़ा नहीं। और कहीं ना कहीं नैतिकता के ये पैमाने, वो अडिग रहना, धैर्य ना खोना, साहस ना छोड़ना, कर्मठ बने रहना, अंतरिक्ष में भी एक्सरसाइज करना, शरीर को, मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना। आखिर हमें लौटना है, आखिर हमें इस जीवन की जंग में हारना नहीं है। आज बड़े बड़े लोग, आज छात्र, आज बहुत से लोग कहीं छोटे से कामों में असफल हो जाते हैं तो वो आत्मदाह कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। छोटे लोग तो क्या, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग, धार्मिक लोग धैर्य को का साथ छोड़ देते हैं, अपने सारे जीवन में जो संपत्ति अर्जित की उसको विस्मृत कर देते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है साहब, आजकल मीडिया में चारों तरफ अगर वो छाई है तो भारतीय मूल की है। हालांकि भारतीय मूल की एक महिला कल्पना चावला को हमने खोया है 2003 के समय, कोलंबिया यान, 2001 या 3 की बात है। भारतीय मूल की थी और लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, इसलिए सांसें अटकी थी उनकी वापसी। एक महिला इतने कम दिन के लिए गई थी और बताओ, अनायास दिन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, इतने बढ़ गए। यही तो नीति शास्त्र है, यही नैतिकता है, यही व्यवहारिक सदुपयोग है नीति शास्त्र। हिम्मत नहीं टूटी, छोड़ा नहीं। यही है भारत के महाकाव्यों की प्रेरणा, भारत की सनातन संस्कृति की प्रेरणा। ये नहीं कह रहे दूसरे धर्म प्रेरणा नहीं देते, सब देते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, और ये प्रेरणा उनके लिए बनी रही और उनने सफल वापसी की, दुनिया को सफल वापसी करके दिखाया। ईश्वर करे बहुत बसंत वो जिए, बहुत लंबी उम्र जिए, सार्थक जिए, और हम सबके लिए प्रेरणा दायी बनी कि हम विकट परिस्थितियों में, जटिल परिस्थितियों में नैतिकता का साथ ना छोड़ें, अपने धैर्य का साथ ना छोड़ें। खैर, यहां कहानी, नीति शास्त्र मानव जीवन के विभिन्न भागों में, मानवीय क्रियाकलापों में अगर हम देखेंगे तो नीति शास्त्र का, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र देखेंगे तो सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, साहब परिवार में भी नैतिक मूल्यों का महत्व है। समाज में तो है ही, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में ये व्यापक मानवीय क्षेत्र हैं जहां नीति शास्त्र की पहुंच है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक
आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, पर्यावरण के क्षेत्र में। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति, इसको भी ग्राफ के माध्यम से समझा, व्यक्ति सबसे छोटा है तो परिवार के प्रति उसका दायित्व है, उसकी नैतिकताएं हैं। व्यक्ति थोड़ा बड़ा हुआ तो समाज के प्रति उसकी नैतिकताएं और दायित्व हैं। थोड़ा सा और क्षेत्र बड़ा हुआ तो देश और राष्ट्र के प्रति उसकी नैतिकताएं हैं। थोड़ा क्षेत्र और बड़ा हुआ तो संपूर्ण पृथ्वी, हमारे ग्रह के प्रति उसकी नैतिकताएं या कर्तव्य हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो ब्रह्मांड के प्रति उसकी जवाबदेही है, उसकी नैतिकताएं हैं, उसका उत्तरदायित्व है। व्यक्ति एक एकल इकाई के रूप में जन्म लेता है। यहां हमें एक विद्वान याद आ रहे हैं, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो अपने एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में ऐसा चार्ट प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति या मानवीय क्रियाकलापों में प्रत्येक क्षेत्र में नीति शास्त्र का हस्तक्षेप है। प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता की मांग है, डिमांड है, नैतिकता की प्रासंगिकता है। प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, हमेशा डिमांड बनी रहेगी। नीति शास्त्र की तो शुरुआत ही समाज से हुई, जहां से मानव समाज शुरू हुई, नियमों का, नियमावली का, विधि की शुरुआत हुई, नागरिक समाज के लिए जरूरत पड़ी, तभी से नीति शास्त्र का जन्म हुआ। मानव समाज के उद्भव के साथ से ही नीति शास्त्र का उद्भव माना जाता है। और मानव एक सामाजिक प्राणी है, जरूरी कि सब सामाजिक प्राणी है। अच्छा, जो समाज में है उसी की नैतिकताएं दूसरे को प्रभावित करेंगी, दूसरे की नैतिकताएं उसको प्रभावित करेंगी। जो समाज में नहीं है, असामाजिक है, जंगल में है, यायावर है, आदिवासी, अपना कहते हैं वन्य जीवन जी रहा है, उसके लिए समाज की और नैतिकता की कोई प्रासंगिकता नहीं। लेकिन जो समाज में रह रहा है, सामाजिक प्राणी, उसके व्यवहार का दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो नीति शास्त्र या नैतिकता है वो सामाजिक परिवेश में ही फलेगा फूलेगा। सामाजिक परिवेश के बिना उसके अस्तित्व की कल्पना करना बेकार है। तो सामाजिक जीवन में, तो समाज में बहुत से आयोजन होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जिनसे सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना होती है, सांस्कृतिक जीवन की शुरुआत होती है। व्यक्ति के समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, सांस्कृतिक मंच उपलब्ध होते हैं। तो सांस्कृतिक जीवन में भी नीति शास्त्र की उपस्थिति, नैतिकता की उपस्थिति दिखाई देगी। इसके अलावा आर्थिक जीवन में भी नैतिकता की उपस्थिति दिखाई देगी। और आर्थिक जीवन में विश्वास बहाली के रूप में नैतिकता को समझ सकते हैं कि अगर व्यापार हो रहा है तो व्यापार में विश्वास जरूरी है। व्यापार चाहे दो साझीदारों में हो रहा है, दो देशों के बीच हो रहा है, दो पार्टी के बीच हो रहा है, वहां भी विश्वास बहाली के रूप में, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति के रूप में, कि किसी भी प्रकार का छलावा ना हो, चोरी ना हो, धोखा ना हो, वहां भ्रष्टाचार की समाप्ति में, इन अनर्गल चीजों की समाप्ति में आर्थिक क्षेत्र में भी मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में भी नीति शास्त्र की उपस्थिति रहेगी। मानवीय क्रियाकलापों में, आर्थिक क्षेत्र में भी नीति शास्त्र की उपस्थिति रहेगी। इन्हें आर्थिक
मूल्य भी कह सकते। व्यापारी की प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा, कि कभी भी किसी देश के साथ झूठ नहीं बोला, झूठा व्यवहार नहीं किया। व्यक्ति व्यक्ति की भी प्रतिष्ठा होती है। कोई व्यक्ति कह के मुकर जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कह दे तो वो पत्थर की लकीर होती है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, आज भारत की आर्थिक छवि अलग है, जबकि निष्पक्ष है। जबकि पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान तो छोड़ो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। चीन आर्थिक रूप से सबल होने के बाद भी उसकी आर्थिक छवि, व्यवहारिक छवि उतनी अच्छी नहीं है। उसको उतना विश्वसनीय नहीं माना जाता जितना विश्व पटल पर भारत को विश्वसनीय माना जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में ध्यान रखना, आर्थिक क्षेत्र में भी नैतिकता या नैतिक नियमों की प्रासंगिकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आ जाते हैं, राजनीतिक जीवन में आ जाते हैं कि नैतिकता और नीति शास्त्र, हालांकि ये क्षेत्र तो बड़ा विवादित है, बड़ा चर्चित है, क्योंकि इसी क्षेत्र में, हालांकि हर क्षेत्र में नैतिकता या नीति शास्त्र का लोप हो रहा है, पतन हो रहा है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। राजनीति भी एक क्षेत्र है जहां बोला जाता है कि राजनेता वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते, वादा करके वादा पूरा ना करना, वोटों के लिए लोक लुभावन घोषणाएं करना, अपने स्टैंड पर अडिग ना रहना, अपनी कही गई बात का को पूर्ण नहीं करना, ये राजनीति में कहीं ना कहीं नैतिकता के लोप को बताता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी नीति शास्त्र की उपयोगिता है। नीति शास्त्र मानवीय क्रियाकलापों में, राजनीतिक क्षेत्रों में भी है। यहां व्यक्ति की कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जनता के लिए जनता के शासन की स्थापना होना चाहिए। वास्तविक लोकतंत्र यही है। और राजनेताओं को अपनी कही गई बातों का ध्यान रखना चाहिए और केवल सत्ता प्राप्ति उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार सदन में कहा था कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, दल आते जाते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हमेशा रहना चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइनें ध्यान रखना, उनका वो नैतिक आचरण, उनका स्टैंड लेना, उनका साफ गोई से बोलना, उन्हें आज भी भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक बनाता है। खैर ध्यान रखना, यहाँ राजनीतिक नीति शास्त्र या राजनीतिक क्षेत्र में नीति शास्त्र की बात चली तो अच्छे पक्ष के रूप में हमने किसी अच्छे व्यक्ति को याद किया। और भी है व्यक्ति जो अपने स्टैंड के लिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अपने स्टैंड अपनी कही गई बात के लिए जाने जाते, जो कह दिया वो करें। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर। तो साहब राजनीति में भी, यहां हम व्यक्ति विशेष पर ज्यादा नहीं जाएंगे, आपके सामने ही सब कुछ है, लेकिन राजनीति में भी नैतिक शास्त्र, नैतिकता और नीति शास्त्र दिखेगी राजनीतिक जीवन में। पारिवारिक क्षेत्र में भी, पारिवारिक मूल्यों में भी नीति शास्त्र, परिवार के मूल्य होते हैं, परिवार के मूल्य होते हैं, और ये परिवार के मूल्य परिवार की पहचान होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों में परिवार आता है और परिवार में नीति शास्त्र और नैतिकता भी आती है। अगर आपको बहुत अच्छे उदाहरण देखना है तो हम फिर से कुछ महाकाव्यों में जाएंगे, और उन महाकाव्यों में रामायण श्रेष्ठ है, जहां जबरदस्त पारिवारिक मूल्य समझाए। एक परिवार के व्यक्ति कितना त्याग कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े बेटे के रूप में त्याग कर रहे हैं, लक्ष्मण भाई के रूप में त्याग कर रहे हैं, सारी चीज। पत्नी सीता अपने
पति धर्म को निभाने के लिए त्याग कर रहे हैं। ध्यान रखना, पिता अपने पुत्र के मुंह में प्राणों का त्याग कर रहा है, और फिर एक भाई जिसे सिंहासन मिला वो अपने भाई के लिए राज सिंहासन का त्याग कर रहा है। यहां पारिवारिक मूल्यों की, कर्तव्य के प्रति निष्ठा की, त्याग की, समर्पण की भावना है, जो सारे नीति शास्त्र के पहलू हैं। आज नैतिकता का लोप हो रहा, नीति शास्त्र का लोप हो रहा, तो परिवारों में भी नैतिकता का लोप हो रहा। परिवार रामायण को कम फॉलो कर रहे हैं, महाभारत को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों परिवार से संबंधित एक बड़े उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। खैर यथार्थ वो भी है, लेकिन नैतिकता थोड़ी सी आपको भगवान राम और उनके जीवन और पूरी कहानी में आपको दिखाई दी। नैतिकता, उच्च मान, आदर्श, कर्तव्य, निष्ठा, परिवार, मूल्य के प्रति समर्पण, राजनीतिक मूल्य के प्रति समर्पण, संस्कृति के प्रति समर्पण आपको वहां। अच्छा, वर्तमान में पर्यावरण संकट बहुत बड़ी समस्या है, और आपकी पृथ्वी के प्रति दायित्व है, आपका अपने ब्रह्मांड के प्रति दायित्व है, आपका पेड़ों के प्रति दायित्व है, पेड़ों को कटने से बचाने के प्रति दायित्व है। भले विकास हो रहा हो, लेकिन विकास समावेशी विकास हो। पेड़ों को ना काटे हुए भी विकास किया जा सकता है, और आज तो विज्ञान और तकनीकी ने इतना विकास कर लिया है कि पेड़ों को काटे बगैर एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। हाँ, ये तकनीक है जड़ समेत, तो क्यों पेड़ों को काटा जाए जो हमारे पूरक हैं, जो हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं, ओजोन देते हैं। ओजोन उसी का भाग है। उनकी उपस्थिति हमें बारिश की उपलब्धता कराती है, उनकी उपस्थिति कहते हैं वातावरण में तापमान को नियंत्रित करने की काम करती है। उन पेड़ों की उपस्थिति बाढ़ से बचाती है। वो पेड़ों के प्रति दृष्टिकोण, वो संपूर्ण पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण, पर्यावरण के क्षेत्र में नैतिकता की उपस्थिति को बताता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी नैतिकता की उपस्थिति है, और हमें उसका परिचय देना चाहिए, व्यवहार से भी देना चाहिए। और वर्तमान विश्व में, भारतीय समाज में ये पर्यावरण के प्रति मूल्य देखे जा सकते। वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ, जन्मदिन के दिन एक पेड़ लगाओ, बहुत सारे पेड़ लगाओ, पेड़ को इतना प्यार करो, बच्चे जैसा प्रेम। पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाओ, चिपको आंदो। भारत में तो पेड़ों को कितना, भारत में तो, भारतीय संस्कृति में तो पीपल, बरगद कितना पूजा जाता है, तुलसी, पेड़ों की ही पूजा करती है। पेड़ों में भगवान की उपस्थिति मानी जाती है। पर्यावरण के प्रति ध्यान रखना, पर्यावरण के क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में भी रहेगा। ध्यान रखना, पर्यावरण के क्षेत्र में भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी। और नीति शास्त्र की बात अगर हम जाते जाते करें तो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना तो यही कहती है कि पूरी वसुधा, उसमें उपस्थित एक एक छोटा छोटा जीव, सजीव, निर्जीव, छोटा छोटा कीड़े मकोड़े, सृष्टि के जगत की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव हमारे समाज का, हमारे परिवार का अंग है, और हमें उनके अस्तित्व का ध्यान रखते हुए प्रत्येक कार्य करना चाहिए। तो नीति शास्त्र या नैतिकता का क्षेत्र सीमित नहीं है, असीमित है। मानवीय क्रियाकलापों में आप इसकी अगर व्याख्या करोगे तो क्षेत्र बढ़ते जाएंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, पर्यावरण के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में भी नीति शास्त्र
व्यक्तिगत स्तर पर भी नीति शास्त्र, निजी जीवन में नीति शास्त्र की उपयोगिता जो व्यक्ति को ब्रांड बनाती है, और सार्वजनिक जीवन में भी नीति शास्त्र की प्रासंगिकता जो व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। गैर जिम्मेदार लोग भी होते हैं और जिम्मेदार भी होते हैं। तो ध्यान रखना, ये नीति शास्त्र का मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र आपकी हमने आज की कहानी में देखी। आज के पूरे परिचर्चा में हमने इन पहलुओं पर चर्चा की, और आगे की यात्रा में हम मुख्य फोकस हमारा मानवीय मूल्यों पर रहेगा, मानवीय मूल्यों पर रहेगा। और मानवीय मूल्य, उनकी परिभाषा क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। फिर उन मूल्यों को बनाने में परिवार की, समाज की, शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका है, वो सिलेबस का अगला पड़ाव है। और महान दार्शनिक, महान विचारक, उनके विचारों का प्रभाव, उनके विचारों की आदर्श के रूप में प्रेरणा मानवीय मूल्यों में किस रूप में योगदान देती है, उन सब पर हम अपनी आगे की चर्चा प्रस्तुत करें। जय हिंद दोस्तों।